हेलो स्टूडेंट। क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास चैप्टर नंबर 17 से कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन कॉन्स्टेलेशन? तारामंडल किसे कहा जाता है? नेम एनी टू कॉन्स्टेलेशन। कोई भी दो तारामंडल के आपको एग्जाम्पल देने हैं यहाँ पर। एन कॉन्स्टेलेशन, ए कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म ए रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। कॉन्स्टेलेशन एक ग्रुप है जो स्टार्स का और जो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाता है स्काई में, उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और दो बहुत ही फेमस स्टार का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर है जो एक रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, अर्सा मेजर एंड ओरायन। आप यहाँ पर देख सकते हो अर्सा मेजर, जिसको हिंदी में सप्तऋषि कहा जाता है, और ओरायन जिसको हिंदी में व्याध तारामंडल कहा जाता है। ये एक शिकारी जैसा दिखाई देता है। तो ये कुछ तारामंडल है, इनको आपको डायग्राम के साथ याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ड्रा स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंट स्टार इन अर्सा मेजर एंड ओरायन। अर्सा मेजर अपीयर लाइक ए बिग डिपर। ये एक कड़छी जैसा दिखाई देता है। देखने पर आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो। देयर आर 3 ब्राइट स्टार इन हैंडल एंड 4 स्टार्स इन द बाउल ऑफ डिपर एज शोन इन द फिगर। ओरायन तारामंडल में भी कुछ ऐसा ही होगा। ओरायन एक हंटर के जैसा दिखाई देता है और इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, जिनमें से ये जो 3 बीच में स्टार दिखाई दे रही है बेल्ट की तरह दिख रहे हैं, और ये बाकी उसके पोशाक की तरह दिख रहे हैं, यानी ड्रेसेस की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। प्लैनेट के अलावा कोई भी 2 मेंबर आप बताएं जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। आप यहाँ पर कोई भी ऐसे 2 ऑब्जेक्ट बता सकते हैं जिनको सोलर सिस्टम में आपने कभी न कभी पढ़ा हो। मून्स भी यहाँ पर आ सकते हैं, एस्ट्रॉइड्स, मेटियोर्स, ये दोनों भी यहाँ पर आ सकते हैं। आप कोई भी 2 बताने हैं आपने। एस्ट्रॉइड, a collection of large number of small objects, gases and dust are revolving around the sun. They occupy a large gap between orbit of Mars and Jupiter. However, these are not planets. These celestial objects are known as asteroids. यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ कलेक्शन यहाँ पर रॉक्स का है जो मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है, जिन्हें आप प्लैनेट नहीं कहते। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। Meteor. Meteor are the small celestial objects that are seen as bright streaks of sky light in sky. ये चमकदार एक रेखा की तरह दिखाई देते हैं। They burnt out on entering the earth atmosphere because of heat produced by friction. जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना डेंस होता है कि उसमें फ्रिक्शन हो जाता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं और ब्राइट स्टिक की तरह दिखाई देते हैं। दे आर नॉट प्लैनेट, ये प्लैनेट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको अर्सा मेजर एक डायग्राम कॉन्स्टेलेशन दिया जाए, उसकी हेल्प से अगर आपको नॉर्थ पोल पर प्रेजेंट पोलर स्टार पहचानना हो तो आप कैसे स्टार इसको पहचानेंगे? तो बहुत आसान है। अर्सा मेजर में आपको ये जो स्टार दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों स्टार, इन दोनों स्टार को आपने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में सीधे इस तरफ लेके जाना है। कहाँ? नॉर्थ की तरफ। जब आप नॉर्थ की तरफ इसको लेके जाओगे तो रिजल्ट में हमें दिखाई देगा सामने एक ब्राइट स्टार प्रेजेंट होता है, और उसी को हम पोलर स्टार बोलते हैं। पोलर स्टार यहाँ पर अगले डायग्राम में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये डायग्राम आप देखिए, इस पर आपको डिफरेंट स्टार प्रेजेंट है जो अर्सा मेजर से थे, और उसका जो सामने वाला बिल्कुल हिस्सा होता है उसमें पोल स्टार आपको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
डू ऑल द स्टार इन द स्काई मूव्स, एक्सप्लेन। ये आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि जितने भी स्टार होते हैं क्या वो मूव करते हैं। कोई भी एक बच्चा है, वो जब स्टार्स को देखता है तो उसके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हमारी अर्थ रोटेट नहीं कर रही है बल्कि मूव कर रही हैं स्टार्स। तो इसका सीधा सा आंसर ये बनता है, नहीं, स्टार मूव नहीं करते। हमारी अर्थ है जो एक एक्सिस पर रोटेट करती है। इसी वजह से जब अर्थ मूव करती है तो जो स्टार फिक्स हैं वो हमें उल्टी दिशा में जाते हुए दिखते हैं। सिर्फ एक स्टार ऐसा है जो मूव नहीं करता, और वो पोल स्टार होता है। वो इसलिए क्योंकि वो अर्थ के एक्सिस के बिल्कुल सामने प्रेजेंट है, वो मूव करता हुआ इसलिए अपीयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस एक्सप्रेस करना हो तो किलोमीटर यूनिट यूज की जाती है, लेकिन इन केस ऑफ स्टार्स एंड एनी टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हम किलोमीटर की बजाय लाइट ईयर यूज करते हैं। तो इसका बहुत ही सीधा सा आंसर ये है कि अगर स्मॉल डिस्टेंस हो तो किलोमीटर कन्वीनियंट मेथड लगता है, लेकिन किन्हीं दो स्टार के बीच में या अर्थ और बाकी स्टार्स के बीच में गैप इतना ज़्यादा है कि आप किलोमीटर में उसको एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 लाइट ईयर की, तो वो इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये लाइट के द्वारा ट्रैवल की गई लाइट है और डिस्टेंस है जो वो 1 ईयर में कंप्लीट करती है। यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसके लिए 1 लाइट ईयर यूज करते हैं। दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ विच इज कवर्ड बाय सनलाइट इन 1 ईयर। एक साल में सनलाइट कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये डिस्टेंस कहलाएगी 1 लाइट ईयर, जिसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए ये पूछता है कि अगर 8 लाइट किलोमीटर अगर कोई स्टार है तो वो कितनी दूर होगा। तो इसका सीधा सा आंसर ये है, 1 लाइट ईयर का मतलब 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो 8 कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 7.6 इंटू 10⁻13 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 एक न्यूमेरिकल है। इसमें कंपैरिजन करता है ये अर्थ और जुपिटर के रेडियस का, और ये फिर कहता है कि कितनी अर्थ फिट हो सकती हैं अगर हम जुपिटर में फिट करना चाहें। तो हम ये अच्छे से जानते हैं जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो डेफिनेटली लार्ज है, इसका रेडियस भी क्या होगा, लार्ज होगा। कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि जो रेडियस ऑफ जुपिटर है वो 11 टाइम है अर्थ के रेडियस से। तो अर्थ के रेडियस को मैं आर से डिनोट करता हूँ और जुपिटर के रेडियस को मैं आर डैश से डिनोट करता हूँ। तो जब इसको कंपेयर करते हैं तो आर डैश यानी रेडियस ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 11 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो जाती इंफॉर्मेशन, इसको पुट करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सफियर, जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। एक बार मैं अर्थ के लिए इसको पुट करता हूँ और एक बार जुपिटर के लिए। तो जुपिटर के लिए जब पुट करते हैं तो 4/3 पाई r डैश और क्यूब। आर डैश को मैं कंडीशन से पुट कर लेते हैं यहाँ पे 11 r, और जैसे सॉल्यूशन करते हैं तो 1331 और इंटू 4/3 पाई r क्यूब आ जाता है, जो अर्थ के रेडियस के इक्वल है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, रेशियो निकालते हैं इनकी, तो सेम वैल्यू होने की वजह से वो पोर्शन कट जाता है। आंसर हमारे पास बचता है 1331। इतनी अर्थ जो है वो कंप्लीटली जुपिटर में फिट बैठ सकती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बूझो मेड द फॉलोइंग स्केच। बूझो एक लड़का है जिसने एक स्केच बनाया है और वो क्लास में उसको रिप्रेजेंट करता है।
बाकी बच्चों को उसके स्केच को एग्जामाइन करना है और बताना है कि उसने क्या मिस्टेक्स की है। सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले सन के अराउंड मर्क्यूरी होता है, उसके बाद वीनस होता है, तीसरे नंबर पर अर्थ आती है, फिर मार्स, उसके बाद जुपिटर एंड नेक्स्ट सैटर्न, फिर यूरेनस एंड लास्ट वन नेपच्यून। तो इसने टोटली रॉन्ग ये स्केच बनाया है। इसको ठीक करते हुए हम इनको एक सीरीज में ठीक से लिखेंगे। सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसको ठीक करते हुए हम ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और वो डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मिड में होगा यहाँ पे सन, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट।